मगध का उत्कर्ष और मौर्य साम्राज्य। मगध का महाजनपद से साम्राज्य तक का सफ़र। मगध का उत्कर्ष और मौर्यों के साम्राज्य के इतिहास के उपलब्ध महत्वपूर्ण साधन क्या क्या हैं। मौर्य शासन काल भारतीय इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इस काल के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध हैं। इस कारण मौर्य काल को प्रकाशमय युग के नाम से जाना जाता है। इसी समय से भारत के इतिहास का क्रमबद्ध विवरण शुरू हुआ। मौर्यकालीन इतिहास के कई साधन प्रामाणिक और विविध प्रकार के हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। कहा जाता है कि वह स्वयं सिकंदर से मिला था। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज के बाद के विख्यात लेखकों की रचनाओं में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। स्त्राबो की पुस्तक जियोग्राफिया। स्त्राबो एक विख्यात यूनानी भूगोल शास्त्री और इतिहासकार था। इसका जन्म एशिया माइनर के असमिया प्रांत में ईसा के 64 वर्ष पूर्व हुआ था। इन्होंने 43 खंडों में एक पुस्तक की रचना की थी, जिसका आधार मेगास्थनीज और उसके पहले के यात्रियों के यात्रा वृत्तांत पर आधारित है। स्त्राबो के 17 खंडों में लिखा गया पुस्तक जियोग्राफिका में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बारे में वर्णन है। जियोग्राफिका के 15वें भाग का प्रथम अध्याय में भारत के संबंध में विवरण है। प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी का जन्म आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व 23 या 24 ईस्वी में नोविन कॉम्यूम नामक स्थान में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम कोमो है और यह इटली का एक शहर है। यहीं प्लिनी के परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी तो मौजूद नहीं है, लेकिन उससे जुड़े जो भी दस्तावेज इत्यादि मौजूद हैं, उसके आधार पर यह कहा जाता है कि उनकी सिर्फ एक बहन ही थी। प्लिनी द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें रोम के इतिहास में उच्च स्थान प्राप्त है। वही प्लिनी ने न केवल रोम बल्कि पूरी दुनिया को पहला विश्वकोश दिया था। उनके द्वारा रचित पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री लाइफ ऑफ पॉपिनियस ड्रूबियस लैंग्वेज और कॉस्मोग्राफी थी, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई। प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री। इनके पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में यूनानी वृत्तांतों के आधार पर भारत का वर्णन किया गया है। अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में प्रतिवर्ष रोम से भारत में जाने वाली सोने की भारी मात्रा के लिए उन्होंने दुख प्रकट किया है। प्लिनी ने भारतीय बहुमूल्य रत्नों की एक लंबी सूची भी दी है और भारत को एक बहुमूल्य रत्नों वाला एक बड़ा उत्पादक देश बताया है। डायोडोरस इन्होंने मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत के आधार पर एक यात्रा वृत्तांत लिखा था। एरियान एक यूनानी यात्री और लेखक थे, जिन्होंने प्रसिद्ध लेखक नियार्कस, मेगास्थनीज और एरास्टोनीज की रचनाओं के आधार पर भारत का एक यात्रा वृत्तांत लिखा है। सिकंदर के भारत और आसपास के विजय अभियान का सबसे अच्छा वृत्तांत इसी ने लिखा है। प्लूटार्क के पुस्तक पैरेलल लाइव्स और मोरालिया। प्लूटार्क का काल 46 ईस्वी से 120 ईस्वी के मध्य रहा है। प्लूटार्क एक यूनानी इतिहासकार था। उसका मूल नाम प्लूटाकोर्स था। पैरेलल लाइव्स और मोरालिया प्लूटार्क के प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इसने ही बताया कि सिकंदर चंद्रगुप्त का समकालीन थे। प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर समूचे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इनके अनुसार
चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। इनकी पुस्तक पैरेलल लाइव्स और मोरालिया प्लूटार्क की प्रसिद्ध कृतियों में गिना जाता है। जस्टिन की सार संग्रह एपिटोम। जस्टिन इन्होंने एपिटोम नामक एक सार संग्रह की रचना की थी। एपिटोम की 12वें खंड में भारत देश का वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज एक ग्रीक इतिहासकार और विद्वान थे। यूनानी सामंत सेल्यूकस साम्राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करनी पड़ी थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में 298 ईस्वी पूर्व से 302 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा था। मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र तक पहुंचने के लिए उसे ईरान से बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र वास्तव में ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस के साथ की जाती है। अर्थशास्त्र की सहायता से हम मौर्य साम्राज्य की पूरी शासन व्यवस्था, भू व्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था, उसके कानून और उसकी सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। कौटिल्य चंद्रगुप्त का मित्र, सलाहकार और मंत्री भी था। कुछ लोग अर्थशास्त्र को इसके बाद का ग्रंथ मानते हैं, परंतु उनका मत अमान्य है, क्योंकि अर्थशास्त्र में ऐसी प्राचीन कालीन परिस्थितियों का चित्रण किया गया है जो मौर्यकालीन भारत पर पूरी तरह चरितार्थ होती है। मगध का साम्राज्य और मौर्य वंश। मगध राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। मगध 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक और सामाजिक संगठन की रूपरेखा में आर्यों की सभ्यता ग्राम्य सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख है कि आर्यों का प्रसार काफ़ी दूर दूर तक हो चुका था। आर्यों की सीमा हिमालय से दूर उत्तर कुरु और उत्तर मध्य के प्रदेश तथा मध्य से लेकर यमुना और चंबल के दक्षिण सतवर्तों यानी भोजों के देश तक फैली हुई थी। जनपद और महाजनपदों का विकास। वैदिक काल में आर्यों का राजनीतिक आधार जन था। उत्तर वैदिक काल में जनपद के विकास हुए। राज्य की कल्पना भौतिक आधार पर होने लगी। बौद्ध ग्रंथों में ऐसे बहुत से जनपद का उल्लेख मिला है। उस समय भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था। छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर महाजनपद का निर्माण हुआ। ऐसे 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में हुआ है। पुनः जनपद से महाजनपदों का विकास हुआ। 16 महाजनपद बने। अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती और गंधार कंबोज 16 महाजनपद थे। अगुत्तर निकाय में इस 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। इस युग को महाजनपदों का युग कहा जाता था। इन 16 महाजनपदों से मगध महाजनपद बहुत ही विकसित हुआ। प्रारंभ में मगध का उतना महत्व नहीं था, परंतु बाद में इसने बड़ी उन्नति की। मगध में पटना और गया के आधुनिक जिले सम्मिलित थे। मगध के आसपास लोहे की खानें थी, जिससे अस्त्र शस्त्र बनाए गए। इसके कारण जंगलों को साफ कर कृषि युग बनाने में सहायता मिली।
और नए नए उद्योग धंधों का बढ़ावा मिला। मगध राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित था। यहाँ की मिट्टी ज़्यादा उर्वर और उपजाऊ थी, जिसके कारण किसान अपनी आवश्यकताओं से अधिक अनाज पैदा कर लेते थे। इस कारण सेना तथा अधिकारी तंत्र का व्यापक विकास हुआ। गंगा नदी के आसपास होने के कारण व्यापारिक सुविधाएं बढ़ने लगी और आर्थिक दृष्टि से मगध का महत्व बहुत ही बढ़ गया था। शासक अब वाणिज्य वस्तुओं पर चुंगी लगा सकते थे और इस प्रकार सेना के खर्च के लिए धन एकत्रित किए जाने लगे। मगध को चारों तरफ से प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी। इसके अगल बगल में स्थित जंगलों से गज सेना बनाने में सहायता मिली। मगध में बौद्ध तथा जैन धर्मों का विकास हुआ, जिसके कारण लोग पुरातन पंथी विचारों को त्याग कर नई आधुनिक सोच से प्रभावित हुए। मगध के उत्थान में वहाँ के राजाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगध के विकास में निम्नलिखित वंशों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। में पहला बृहद्रथ वंश, दूसरा हर्यक वंश, तीसरा शिशुनाग वंश और चौथा नंद वंश और पांचवा मौर्य वंश था। नेक्स्ट चैप्टर में मगध साम्राज्य के पांचों वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग SKB एंशिएंट हिस्ट्री।